नमस्कार। हम लोग बीपीएससी एग्जामिनेशंस प्री 67th बीपीएससी जो आपका होने वाला है उसी से रिलेटेड आज देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न, संभावित प्रश्न के एक श्रृंखला हम लोगों ने तैयार की है। तो उसी सिलसिले में ये सीरीज़ का पहला वीडियो है। आप लोग उम्मीद है कि सिंसियरली इसको देखेंगे और लगातार हम लोग की कोशिश रहेगी कि आगे भी इस प्रकार के प्रश्न हम लोग हल करें। और हाँ, जो भी प्रश्न हम लोग यहाँ पर करेंगे उसकी बाकायदा हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ओके, तो देखते हैं पहला प्रश्न। और चूँकि प्री बहुत अभी हाल ही में प्री टल गया है, लेकिन कोविड के कारण दोबारा अभी तक शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन फिर भी है ना। चलिए तो देखते हैं, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन हुआ था। बहुत ही आसान सा प्रश्न, 1912 का अधिवेशन है ना, आईएनसी का 1912 का पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन है पटना, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, पटना। ठीक है, पटना में भी 1912 का कहा जाए, पटना में भी जगह का नाम है बांकीपुर। ओके, बांकीपुर, वहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। और यदि प्रश्न आता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है, यदि प्रश्न आता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, यानी कि प्रेसिडेंट है ना, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, तो हम लोग कहेंगे उसका नाम राय बहादुर रघुनाथ राय बहादुर, नाम बहुत लंबा है, राय बहादुर रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। तो याद रखेंगे इस बात को, यदि प्रश्न आता है। अभी तो हम लोगों ने सिंपल सा प्रश्न देखा कि है ना, इन 1922 कांग्रेस सेशन कहाँ पर हेल्ड हुआ था, तो हम लोगों ने देख लिया कि वो बेसिकली इन पटना हुआ था। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि पटना में कहाँ पर, तो बांकीपुर, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो राय बहादुर रघुनाथ नरसिंह माधोलकर इसके ये थे। यहाँ पर पूछा जाता है कि इस सेशन में महासचिव, ओके, महासचिव कौन थे, महासचिव मतलब सेक्रेटरी जनरल। ओके, सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो यह थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो कौन थे, महासचिव थे। ठीक है, और यदि कहा जाए कि इस सेशन में एक वेलकम कमेटी भी बनी थी, ठीक है, याद रखेंगे वेलकम कमेटी भी था, एक वेलकम कमेटी, स्वागत समिति भी थी। स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मजरूल हक। याद रखेंगे कौन थे, मजरूल हक। ओके, मजरूल हक जो थे वह स्वागत कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो एक ही प्रश्न से हम लोगों ने प्रयास किया कि इस पर बेस पर कितने कितने प्रश्न, ये दोनों मतलब इस प्रश्न पर हम लोग कितने टाइप से और क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द पूछे जा सकते हैं, हमने उसको भी करने की कोशिश की। ठीक है, तो याद रखेंगे महासचिव, याद रखिएगा महासचिव कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, आगे अगला है क्वेश्चन, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, बर्थ प्लेस ऑफ जयप्रकाश नारायण। ओके, बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, बर्थ प्लेस ऑफ जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का जो बर्थ प्लेस है आपके ऑप्शन में है ए, है ना, सुरमेनपुर, दूसरा है मजकपुर, तीसरा है दरिया या दियारा, और चौथा है सिताब दियारा। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका जो जगह है वह है सिताब दियारा। ठीक है, सिताब दियारा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सिताब दिया है। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, एक चीज और भी, वह यह है कि इनका जन्म वैसे 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। ठीक है, देख लीजिए 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। इनकी वाइफ का नाम है यानी कि जयप्रकाश नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण की वाइफ का नाम जेपी जयप्रकाश नारायण की वाइफ का नाम है प्रभावती देवी। ठीक है, यदि इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1979 में इनका डेथ हुआ है, याद रखेंगे। और मरणोपरांत इनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया 1999 में, भारत रत्न। ओके, इनको भारत रत्न भी दिया गया। याद रखेंगे जयप्रकाश जेपी को यानी कि जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था 1965 में। ओके, तो इनको मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है। मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया था? बेसिकली 1965 में इनको मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि गोल घर, बड़ा आपको बहुत लोगों ने घुमा होगा, है ना। ये गोल घर जो है बेसिकली उसको किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? ओके, याद रखेंगे गोल घर को किसने कंस्ट्रक्ट कराया था। ऑप्शन ए में है आपका जॉन गॉस्टिंग, ऑप्शन बी में है लायल, फिर सी है टेलर एंड डी है फ्रैंक। ओके, और इसका सही उत्तर जो है यह है जॉन ए। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है और इस उत्तर होगा इसका जॉन गॉस्टिन। ओके, जॉन गॉस्टिन। एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो गोल घर है, ओके, ये जो गोल घर है यह बेसिकली गांधी मैदान जो है, गांधी मैदान इसके पश्चिम की तरफ है। ठीक है, याद रखेंगे यदि पूछ लेता है। और यह बेसिकली एक अनाज गोदाम है। अनाज गोदाम एक तरह से वेयर हाउस है और इसके सिवाय और कुछ नहीं है। और ये कब बिल्ट हुआ था? ये हुआ था 1784 में स्टार्ट हुआ था बिल्ट होना एंड 1786 में ये कंप्लीट हुआ था। क्या? गोल घर। तो ध्यान में रखेंगे गोल घर 1784 में स्टार्ट हुआ था, 1786 में, है ना, कंप्लीट हुआ था। गांधी मैदान के पश्चिमी सीमा पर है। और एक बात और भी ध्यान में रखेंगे वह यह है कि इसे, है ना, बेसिकली जॉन गॉस्टिन ने बनाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से फॉलोइंग में से कौन जो है वो रिलेटेड नहीं है चंपारण आंदोलन से? ओके, चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, है ना, उससे कौन रिलेटेड नहीं है? पहला है ऑप्शन आपका जयप्रकाश नारायण, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है अनुग्रह नारायण सिंह और चौथा है ब्रज किशोर। ओके, चौथा क्या है? ब्रज किशोर। तो यहाँ पर आप लोगों का उत्तर होगा, बहुत ही सिंपल था ये है जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान देंगे, जो प्रश्न में ये जो 3 ऑप्शंस दिए हुए इनको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण और ब्रज किशोर। आपको ये भी पता होगा कि चंपारण आंदोलन जो था बेसिकली, है ना, 1917 में शुरू हुआ था और गांधी जी ने इसको लीडरशिप प्रोवाइड की थी। ठीक है, गांधी जी ने इसको नेतृत्व दिया था। और आपको यह भी पता होगा कि वहाँ पर इस स्थान पर सत्याग्रह के लिए जो निमंत्रण दिया था, आपको पता होगा राम शुक्ला ने दिया था, राम कुमार शुक्ल ने दिया था। राम कुमार शुक्ल ने आमंत्रण गांधी जी को दिया था। और इस आंदोलन की सफलता के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पता होगा आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को गुरुदेव कहा था। यदि प्रश्न आता है कि गांधी जी के किस आंदोलन की सफलता के बाद या कब किसने, है ना, तो इस ढंग से आप क्लियर कर लेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन की
सफलता के बाद एक बात और ध्यान में रखेंगे कि अंग्रेजों ने बेसिकली ये जो नील किए है ना, इंडिगो जो प्लांटेशन होता था सारण क्षेत्र में है ना, बेसिकली ये पश्चिमी चंपारण में यह आंदोलन चला था। और यहाँ पर जो नील की खेती होती थी यानी इंडिगो प्लांटेशन होता था, इसी के लिए ये हुआ था, ये पता होगा। एक प्रश्न आया हुआ है, बड़ा ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न ये है कि अंग्रेज जो थे ये बेसिकली बहुत भारी रकम लेकर के है ना, बहुत हैवी अमाउंट लेकर के आफ्टर दैट क्या करते थे, वो किसान को रिलीज करते थे फ्रॉम दिस बर्डन। ओके, कि अब आप खेती नहीं कर सकते हैं, आपको मर्जी है, आप किसी और की भी खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत भारी भारी रकम वो ले रहे थे और इसी का विरोध चल रहा था। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों ने कितने रुपए, मान लेते हैं 100% उन्होंने किसानों से, वैसे सारे किसान तो दिए नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने भी दिए मान लेते हैं 100% सबसे लिया, तो कितना परसेंट अंग्रेजों ने इस आंदोलन के बाद किसानों को वापस किया? यदि पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह के बाद है ना, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के बाद किसानों के द्वारा वसूल किया हुआ कितना परसेंट पैसा एट लास्ट दे हैव टू गिव टू द पीजेंट? ओके, तो 25%, याद रखेंगे 25% किसानों के द्वारा वसूल किया हुआ तो वापस करना पड़ा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को कुख्यात जिला या आपराधिक जिला घोषित किया गया? क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट। ओके, बेसिकली क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट। शाहाबाद ए, बी इज मुंगेर, सी इज भोजपुर एंड डी इज सारण। तो इसका उत्तर डी है सारण। याद रखेंगे उत्तर क्या है? डी सारण। एक छोटी सी बात और बता देते हैं, एक पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना हुई थी, याद रखेंगे, और यह हुआ था 11 अक्टूबर 1942 को। यह भी भारत छोड़ो आंदोलन, वैसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ नहीं रहे हैं बिहार के रिस्पेक्ट में, लेकिन छोटी सी घटना है तो बता देते हैं। 11 अक्टूबर 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। तो एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि इस गोलीकांड में कुल कितने लोग शहीद हुए थे? तो याद रखेंगे 7 लोग इसमें शहीद हुए थे। और हाँ, उसके नाम भी आप लोगों को पढ़ने होंगे, चलिए वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे आइए। अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न, 6th क्वेश्चन है कि पुरातत्व है ना, एक बहुत बड़े आप हम लोगों के भारत में कनिंघम है, ऐसे पूरा नाम है इनका है अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, तो बिहार में इन्होंने कहाँ कहाँ पर एक तरह से खोज की? पहला प्रश्न है केसरिया स्तूप चंपारण, दूसरा है लोहरिया और राज का अशोक स्तंभ, सी है बसाड़ के अवशेष पर है ना वैशाली में प्रयोग किया उन्होंने, और डी है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका उत्तर डी है उपरोक्त में से सभी, यानी इन्होंने है ना वैशाली के भी कुछ क्षेत्रों में उत्खनन कार्य किए, लोहरिया और राज का भी इन्होंने खोज की जो अशोक का स्तंभ वहाँ पर है, और केसरिया स्तूप जो चंपारण में है, याद रखेंगे इसको, इसकी भी उन्होंने खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न, यह है कि बिहार में अशोक के जो अभिलेख मिले हैं ये किस लिपि के मिले हैं? ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार में अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो ऑप्शन है पहला ए खरोष्ठी, दूसरा है बी अरमाइक, तीसरा है सी ब्राह्मी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि अशोक ने इसमें से सभी लिपियों का प्रयोग किया है, चाहे वो खरोष्ठी हो, अरमाइक हो, ब्राह्मी हो। ठीक है, लेकिन मूलतः पूरे भारत में उसने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। ठीक है, यानी आंसर होगा सी। तो इस रिस्पेक्ट में बिहार का भी ब्राह्मी लिपि है। खरोष्ठी बेसिकली उसने नॉर्थ वेस्ट में किया था। ठीक है, यदि खरोष्ठी की बात की जाए, एक मिनट, खरोष्ठी को नॉर्थ वेस्ट में इसने प्रयोग में लाया था, बेसिकली पाकिस्तान वाला एरिया में। ठीक है, और अरमाइक और ग्रीक, ओके, अरमाइक एंड ग्रीक, इन दोनों स्क्रिप्ट का यूज किया गया है कांधार में।
जगह का नाम है सार ए कुन्हा। सार ए कुन्हा का इंस्क्रिप्शन है, सार ए कुन्हा का अभिलेख है सार ए कुन्हा। सार ए कुन्हा के अभिलेख में अशोक ने 2 लिपियों का प्रयोग किया है। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषीय है या 2 लिपि का प्रयोग किया गया है। तो याद रखेंगे सार ए कुन्हा का अभिलेख जो कहाँ पर है, कांधार में है। वैसे भारत में उसने किसका प्रयोग किया है, तो याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है ऑल ओवर इंडिया में, और इस हिसाब से बिहार में भी। अगला प्रश्न है ज्योग्राफी से आपका कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। सी लेवल से बिहार का हाइट, एवरेज हाइट बेसिकली कितनी है। ऑप्शन है ए है आपका 173 फीट, बी 184, सी 174 एंड डी इज 190। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका उत्तर है ए 173 फीट। ओके, 173 फीट इसका उत्तर है, ए ऑप्शन में आएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ये भी ज्योग्राफी से है, 9th क्वेश्चन। ओके, कि बिहार के उत्तरी गंगा का मैदान, बिहार के उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान का आप क्षेत्रफल बताएंगे। यानी कि नॉर्थ प्लेन ऑफ गंगा एंड साउथ प्लेन ऑफ गंगा का एरिया कितना है ये बताना है। ऑप्शन पहला है ए, नॉर्थ का है 56,980 और साउथ का है 33,670। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 20,190 और 37,183 वर्ग किलोमीटर। सी है 30,980 वर्ग किलोमीटर और 50,000 वर्ग किलोमीटर। ओके, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, यानी कि 56,980 किलोमीटर, यानी कि नॉर्थ, और साउथ में हो जाएगा 33,670 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपको पता ही होगा कि बिहार जो बेसिकली यदि हम लोग देखें रेक्टेंगुलर एक तरह से शेप बनाता है ये, है ना। तो ये जो है ना, ये गंगा रिवर जो है ये बिहार को 2 पार्ट में बांट देता है। तो ऊपर वाला पार्ट यदि थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, ये नॉर्थ का ये तराई का रीजन है, ये नीचे वाला छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा पठारी टाइप का क्षेत्र है, इसको छोड़ दिया जाए तो ये और ये है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ प्लेन, है ना, ऑफ बिहार, और ये हो जाएगा साउथ। ओके, प्लेन ऑफ बिहार, ये बीच वाला भाग। ठीक है, तो ये, और याद रखेंगे कि ये ज़्यादा बड़ा है, लगभग 56,980 है ना, 56,980 किलोमीटर स्क्वायर, और ये है 33,670 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखेंगे ये नीचे वाला छोटा है और ऊपर वाला एरिया वाइज बड़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित थोड़ा सा प्रश्न ये है कि दक्षिण में जो गंगा का मैदान है, ये जो गंगा का मैदान है, जो साउथ गंगा का जो मैदान है, यानी हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो साउथ गंगा का मैदान है, इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल है वो किस ओर है। ठीक है, ऑप्शन है पहला साउथ टू ईस्ट, बी है ईस्ट टू साउथ, सॉरी नॉर्थ टू साउथ, पहला है साउथ टू नॉर्थ, दूसरा है नॉर्थ टू साउथ, तीसरा है ईस्ट टू वेस्ट एंड चौथा है वेस्ट टू ईस्ट। इसका उत्तर है नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ओके, साउथ से नॉर्थ की ओर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न का उत्तर है क्या, साउथ से नॉर्थ की ओर। लेकिन यदि प्रश्न आता कि उत्तर में, यानी कि उत्तर गंगा का जो मैदान है वहां पर स्लोप क्या है, तो याद रखेंगे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट से साउथ
ईस्ट, ठीक है। तो ये उत्तर में हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर में बहुत सारी नदियां भी हैं, बहुत सारी नदियां बहती है, याद रखिएगा, है ना। घाघरा है, गंडक है ना, कोसी है, महानंदा है, बहुत सारी रिवर्स आपको मिलेंगी, उसको क्रम भी लगाने के देते हैं। और रिवर के बहुत सारे प्रेजेंस होने के कारण क्या होता है, इधर बाढ़ भी बहुत सारा आता है। तो याद रखेंगे कि नॉर्थ, यदि पूछा जाए कि जो बिहार में फ्लड की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्थ प्लेन में है कि साउथ प्लेन में है, तो नॉर्थ प्लेन में है, साउथ प्लेन में उतना नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 11th क्वेश्चन, ओके। इलेवेंथ क्वेश्चन हम लोगों का है, ध्यान देंगे, वो यह है कि नेपाल की सीमा, यानी कि नेपाल जो हम लोग का, मैंने कहा ना ऊपर में नेपाल है, ओके। इसमें यदि आप ऊपर वाला मैप देखेंगे, ये बेसिकली गंगा हो गया, ये साउथ हो गया, यहाँ पर नेपाल है। तो क्वेश्चन है कि नॉर्थ में जो बिहार में, जो भी बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्थ में है, जो नेपाल को छूते हैं, उनका सही क्या है आपका। तो इसमें ऑप्शन सारा दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी। और इसमें याद रखेंगे जो ऑप्शन डी है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, फिर है सीतामढ़ी, फिर है मधुबनी, फिर है सुपौल, फिर अररिया एंड किशनगंज, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, इसको याद रखेंगे। और यही सीरीज में भी है, याद रखेंगे ना। पहले क्या है, वेस्ट चंपारण, याद रखेंगे, फिर है ईस्ट चंपारण, ठीक है, फिर क्या है सीतामढ़ी, फिर क्या है मधुबनी, फिर है मधुबनी, फिर आपको मिलेगा सुपौल, ठीक है, फिर आपको मिलेगा अररिया, और फिर मिलेगा किशनगंज, ओके। तो याद रखेंगे किशनगंज। तो ये सीरीज में भी है और कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी है। और याद रखेंगे यही है 7 डिस्ट्रिक्ट जो आपको, एक बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था, इधर से भी 7 है, इधर से भी 7 है और इधर से भी 7 है, याद रखेंगे। इधर क्या है आपका, इधर है आपका झारखंड, इधर क्या है उत्तर प्रदेश, इधर क्या है नेपाल। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यदि इधर 7 है तो इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि बिहार में जो बाल सुंदरी, यानी बेसिकली बहुत गोल्डन कलर का होता है मिट्टी, सॉइल, वह बेसिकली वहाँ पर कौन से फसल होते हैं। ए ऑप्शन है, पहला है पैडी, वीट, शुगर कैन एंड ग्राम, ठीक है, यानी चना। बी ऑप्शन है धान, गेहूं, गन्ना और टोबैको। सी में है उपरोक्त में से कोई नहीं एंड डी है सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ए, यानी धान, गेहूं, गन्ना और चना। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन ए सही है। थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि बेसिकली ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सॉइल कहाँ पाया जाता है। देखिए एक छोटा सा मैप में हम इसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये मान लेते हैं गंगा गई हाफ, तो जैसे ऊपर में से मान लो यहाँ पर बेसिकली फुट हिल्स सॉइल मिलते हैं, ये पर्वतीय है ना, माउंटेनियस हिली सॉइल यहाँ पर मिलता है, तो पर्वतीय है ना, पर्वतीय मिट्टी है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा कम कर दीजिए, छोटा ही है ना। फिर जब आप हाईली देखेंगे रीजन को, तो यहाँ पर तराई मिट्टी है, ओके, तराई वाली मिट्टी है, ठीक है। फिर जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको इस ढंग से है ना न्यू एलुवियल सॉइल मिलेगा, ठीक है। यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया यहीं पर मिलता है बाल सुंदरी मिट्टी, ओके। नीचे में देखेंगे तो इससे गंगा रिवर है, गंगा रिवर के दक्षिण में ये वाला एरिया,
यहाँ पर एकदम सटा हुआ बेसिकली 8 से 10 किलोमीटर का एरिया है, 8 से 10 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर जो मिलती है इसको बोलते हैं टाल सॉइल। ओके, तो चलिए हम लोग इस सब अभी डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ये नीचे वाला में साउथ में टाल्स मिलता है, जस्ट गंगा नदी के नीचे में, और गंगा नदी से जस्ट ऊपर में वहाँ पर जो मिलेगा वो बालसुंदरी मिट्टी मिलेगा। और हमने बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। और यदि इसमें गोपालगंज भी आएगा, सिवान भी आएगा, है ना, सारण भी आ सकता है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब क्षेत्रों में ये मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है कि सिख गुरुओं में से सर्वप्रथम कौन भारत आया। ठीक है, ए ऑप्शन है गुरु नानक देव जी, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, और डी है गुरु अर्जुन देव। तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चन है इसका जो उत्तर होगा वह होगा गुरु नानक देव। याद रखेंगे, गुरु नानक देव ही सबसे पहली बार बिहार आते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आते हैं 1506 में। याद रखेंगे, पटना में आते हैं और लगभग 4 महीने वह यहाँ पर बिताते हैं। तो ठीक है, वैसे जो लास्ट सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह है ना, गुरु गोविंद सिंह, ये आपको पता ही होगा कि इनका जन्म पटना में ही हुआ था, यानी कि पटना साहब आप जानते हैं ना, तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था 1666 में। ओके, याद रखेंगे। और तो वैसे तो यदि कहा जाए कि वही प्रश्न के आधार पर कहा जाए तो उत्तर होगा गुरु नानक देव जी, और उन्होंने 1506 में ही बिहार की यात्रा की थी। और गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म यदि कहा जाए कि फॉलोइंग में से कौन एक गुरु का जन्म बिहार में हुआ था, यानी पटना में हुआ था, तो उसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 1666 में। ठीक है, 9 वर्ष की उम्र में ही ये 9 वर्ष की उम्र में ही ये गुरु बन गए थे। इनसे पहले जो गुरु थे वो गुरु तेग बहादुर थे, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह बने। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 13th क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग आते हैं 14th क्वेश्चन। ओके, 14th क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 14th क्वेश्चन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी फॉलोइंग में से कौन नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य या टीचर थे। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी के पहला ऑप्शन हम लोग का है वह है दिगनाथ, दूसरे हैं सीलभद्र, अगला है दोनों या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सीलभद्र, उत्तर सही होगा। ठीक है, सीलभद्र सही है। सीलभद्र के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो आचार्य रहे हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बी ऑप्शन यानी कि सीलभद्र सही है। कुछ और लोग हैं, जैसे मान लीजिए धर्मपाल, ये भी आचार्य रहे हैं किसके, नालंदा यूनिवर्सिटी के। कुछ और भी जैसे कि चंद्रपाल, फिर अगला है गुणमती, फिर अगला है स्थिरमती, तो ये सब कुछ है जो नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य रहे हैं। आपको पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, तो बेसिकली ये है ना कुमार गुप्त ने बनाया था, है ना, कुमार गुप्त शासक ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 15th क्वेश्चन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन का मीडियम था, जो माध्यम था, वह क्या था, संस्कृत, पाली, हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे उत्तर है इसका बी यानी पाली। ठीक है, यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि नालंदा को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। ठीक है, नालंदा को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहते हैं। ठीक है, यदि पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16th क्वेश्चन देखते हैं। पटना कलम चित्रकारी बेसिकली किस एरा का है ना, किस पीरियड का है पटना कलम चित्रकारी। ठीक है, पहला है लेटर मुगल पीरियड से, यानी मुगल काल के बाद से, दूसरा है सल्तनत पीरियड, थर्ड है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, और चौथा है पाल एरा से। तो इसका उत्तर है पटना कलम जो बेसिकली रिलेटेड जो था वो लेटर मुगल पीरियड से है। ठीक है, और ये एक पेंटिंग है, याद रखेंगे। और बेसिकली एक बात जान लीजिएगा, पटना कलम को कंपनी चित्रकारी भी कहते हैं, याद रखेंगे, कंपनी चित्रकारी। ठीक है,
हुआ क्या था ना कि जब मुगलों का पतन हो गया है ना, जब मुगल रूलर्स का पतन हो गया, बहुत बड़े बड़े रियासतों की है ना अपने अपने डाउनफॉल में चले गए, तो बेसिकली तो बहुत जगह से लोग सब माइग्रेट करना शुरू कर दिए, खासकर मुगल है ना। मुगल जब कमज़ोर हुए, अब उन्हें अपने लिए ही पैसा नहीं है, तो वो इतने बड़े चीज़ को कैसे पैट्रोनेज कर सकते हैं, यानी कि इतने महान महान चित्रकार को कैसे रख सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब मुगलों का डाउनफॉल शुरू हुआ तो बहुत सारे वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिए, क्या जितने भी पेंटर्स थे, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग क्या हुआ विभिन्न विभिन्न जगह पर चले गए। तो उस समय क्या हुआ, पटना में भी बहुत सारे लोग आए। तो जब आएंगे तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो भी लोग आए तो वहाँ पर कौन उन चीज़ों को, उनके कला को कौन परचेस करेगा, कौन खरीदेगा। तो बेसिकली कंपनी के लोग ही होते थे जो उनको कला को खरीदते थे और वो ब्रिटेन वगैरह ले जाते थे, ठीक है। तो इसलिए भी इसको कंपनी चित्रकारी कही गई, ठीक है, क्योंकि जो माइग्रेट होकर लोग आए वहाँ से, तो बेसिकली उनके एडमायर करने वाले या परचेस करने वाले लोग कंपनी के ही लोग थे। तो कंपनी वाजिब है कि पटना चित्रकारी, चूँकि मुगलों के डाउनफॉल के बाद उसी जगह से लोग माइग्रेट किए थे, तो पटना जो पेंटिंग है इसमें, या कंपनी पेंटिंग जो है इसमें ऑब्वियस है कि मुगल का जो प्रभाव होगा पेंटिंग का वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इस बात को। एक बात याद रखेंगे, और ये बेसिकली 18 और 19 सेंचुरी के बीच का है, यानी आप बोल सकते हैं 18th है ना, 18th एंड 20th सेंचुरी में ये खूब चला। कुछ इंपॉर्टेंट जो पेंटर्स थे देख लीजिए, जैसे सेवक राम है ना, हुलास लाल, शिवदयाल एंड ईश्वरी प्रसाद। तो ये बड़े बड़े नाम थे। सेवक राम सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेवक राम, हुलास लाल, शिवदयाल, ईश्वरी प्रसाद, ये सब कंपनी चित्रकारी या पटना चित्रकारी से संबंधित है। आगे आइए, हरिहर मेला, जिसको आप सोनपुर का मेला भी कहते हैं, बहुत वर्ल्ड फेमस मेला, ये किस नदी के संगम पर है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है पहला सोन और गंगा का मैदान, दूसरा यानी उसका संगम, बी है निरंजना नदी के पास, सी है गंगा गंडक, और चौथा है कोसी घाघरा के संगम पर, ठीक है, 4। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वही सही है, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग को पता होगा प्रसिद्ध सानाई वादक जो थे बेसिकली बिस्मिल्लाह खां, तो उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि बेसिकली ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। ए मधुबनी, बी डुमराव बक्सर, ठीक है, सी पटना, डी सहरसा, ओके। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन बी सही है, ये डुमराव बक्सर से बिलोंग करते थे। याद रखेंगे ये 2001 में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था, किनको? तो बिस्मिल्लाह खां को। याद रखेंगे बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है हम लोगों का मंजूषा चित्रकला। अभी पटना चित्रकला हम लोगों ने पढ़ा, अगला है मंजूषा चित्रकला, 19th क्वेश्चन, ओके। प्रश्न है ये किस एरिया से रिलेटेड था, ठीक है। भोजपुर ए, बी है अंग, तीसरा है पाटलिपुत्र, और डी है नालंदा। ये बेसिकली अंग एरिया से रिलेटेड था, यानी ऑप्शन उत्तर में आपका हो जाएगा बी। अंग बेसिकली भागलपुर का क्षेत्र है ना, भागलपुर। और ये जो कला है ना, बेसिकली ये कला जो था ये निम्न जातियों में बहुत ही प्रचलित था, ठीक है। जब हम लोग कला के विषय में पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ पढ़ेंगे मंजूषा चित्रकला में। मंजूषा बेसिकली एक कुटिया टाइप की होती है, बेसिकली उसी को मंजूषा कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, कुटिया टाइप की चीज़ें होती है, उसमें बहुत सारे रंग भरे जाते हैं, ठीक है। और ये निम्न जातियों में बहुत ही फेमस था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, याद इसमें थोड़ा सा यदि मैं बोलूं कि इनमें से पॉपुलर जो मंजूषा चित्रकला से बेसिकली जो पॉपुलर पेंटर्स हुए, यदि उसके नाम पूछे जाएं तो देखेंगे विमला देवी, चक्रवर्ती देवी, मनोज पंडित,
मनोज पंडित, उलूपी झा, यानी विमला देवी, चक्रवर्ती देवी, मनोज पंडित, उलूपी झा। मंजूषा चित्रकला हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी चैप्टर है। मधुबनी हो, मंजूषा हो या पटना कलम हो, है ना, मंजूषा, लेकिन ये अंग क्षेत्र में है तो उसको देखेंगे। और कुछ कुछ फेमस पेंटर्स हुए हैं इससे रिलेटेड, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। विमला देवी, चक्रवर्ती देवी, मनोज पंडित और उलूपी झा। पूछा जा सकता है इनमें से कौन एक नहीं था। ठीक है, अगला आइए, अगला प्रश्न पर आते हैं, 20वां प्रश्न। अशोक के सिंह स्तंभ, आप जानते हैं 4 सिंहों का जो स्तंभ था वो तो सारनाथ से मिला हुआ है। ठीक है, सारनाथ यानी बनारस। लेकिन अशोक के कुछ स्तंभ ऐसे भी हैं जहां पर एक सिंगल सिंह यानी लायन भी मिला है। तो कहां से मिला है? ऑप्शन है आपका राजगीर, पटना, गया एंड वैशाली। याद में रखेंगे, इसका उत्तर है वैशाली। एक ही सिंह मिला है, यानी कि कई सिंह आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो वैशाली से प्राप्त हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 21वां प्रश्न। यह है पटना नगर निगम। ठीक है, याद रखेंगे, पटना नगर निगम कब इस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, पटना नगर निगम कब इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन है ए 1950, बी 1952, सी 1953 एंड डी 1960। तो आंसर है इसका बी 1952। ओके, 1952 पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैब्लिशमेंट हुआ था बेसिकली। याद रखेंगे, आज यदि पूछा जाए कितने नगर निगम है बिहार में, तो 12 नगर निगम है। याद रखेंगे, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और यदि नगर परिषदों की संख्या कही जाए तो यह है 49, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल की बात की जाए तो यह 49 है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो 12 है, काउंसिल 49 है और 80 नगर पंचायत हैं। याद रखेंगे, ओके, नगर पंचायत जो है वह लगभग 80 नगर पंचायत हैं। ठीक है, सब मिला करके। आगे चलिए, अगला प्रश्न है आपका 22वां प्रश्न है कि बिहार में उर्दू को राज्य भाषा दूसरा, पहला तो हिंदी था ही, लेकिन दूसरा राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है ए 1980, दूसरा है बी 1985, सी है 1989 एंड डी है 1992। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए 1980। 1980 में, बेसिकली 1980 में यह किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। सिंपल प्रश्न है अगला भी कि 23 क्वेश्चन कि आपको पता होगा बिहार में कुल मिलाकर के 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट बना है यह बना था अरवल। अरवल जो बना है इसी पर क्वेश्चन है कि बेसिकली जो अरवल था ये कब बना था। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए 2001, फिर है 2004, फिर सी है 2003 एंड डी है 2005 और इसका आंसर है 2001 यानी ए। याद रखेंगे अलवर जो था ये 38 डिस्ट्रिक्ट बना था और यह जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट को तोड़ करके बना था। ठीक है, तो जहानाबाद, ये ध्यान रखेंगे, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट को तोड़ करके बना था। अगला 24 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि खेल विश्वविद्यालय, करंट से भी रिलेटेड है कि जो खेल विश्वविद्यालय है यानी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की जा रही है। ठीक है, गया, पटना, भागलपुर एंड राजगीर। ठीक है, ए गया, बी पटना, सी भागलपुर एंड फोर्थ इज राजगीर। तो याद रखेंगे इसका उत्तर है राजगीर, फोर्थ यानी बी, और राजगीर बेसिकली नालंदा में है, तो जान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब प्रारंभ किया? ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम एक ही दिन आए, बेसिकली मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से ही रिलेटेड है दोनों के दोनों। ये कब आए हैं? ऑप्शन ए है आपका 20 जून
20 जून 2021, 19th जून 2021, 30 जून 2021 एंड 1 जून 2021। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है यानी कि 19th जून, ओके, याद रखेंगे ऑप्शन बी जो है 19th जून 2021 इस डेट को ये आया है। देखिए इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि सरकार जो है 10 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता देगी। ठीक है, आर्थिक सहायता किसी को उद्योग स्थापित करने के लिए, है ना, और इसमें से भी 5 लाख जो होगा वो ग्रांट के रूप में होगा, यानी अनुदान के रूप में। बचा कितना, 5 लाख। 5 लाख पर जो ब्याज लगेगा यानी इंटरेस्ट जो होगा वो 1% की दर से देना होगा, और आप इसे 84 किस्तों में दे सकते हैं। ठीक है, 84 किस्तों में आप उसको दे सकते हैं। तो यही है बेसिकली, 10 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता दी जाएगी, 5 लाख रुपए उसमें से ग्रांट के रूप में होगा, जो 5 बच गया वह 1% के इंटरेस्ट पर 74 किस्तों में आप अदा, 84 किस्तों में आप अदा कर सकते हैं। किसको किसको दिया जाएगा, तो भैया सबको नहीं होगा, SC, ST एंड OBC, याद रखेंगे केवल SC, ST एंड OBC को ही ये प्रदान किया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो या तो 10+2 हो, या ITI किया हुआ हो, या कोई ITI का डिप्लोमा हो। ठीक है, तो उसको दिया जा सकता है। मूल निवासी का होना जरूरी है, याद रखेंगे, मूल निवासी यदि आप नहीं हैं तो आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न देखिए, और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, करंट से रिलेटेड है कि 2020-21 में बिहार का मशरूम उत्पादन यानी मशरूम प्रोडक्शन में बिहार का कौन सा रैंक है। ए ऑप्शन है पहला यानी फर्स्ट, बी है दूसरा यानी सेकंड, सी है तीसरा यानी थर्ड, एंड डी है चौथा यानी फोर्थ। और इसका ऑप्शन है, जो आंसर है इसका वो है थर्ड। याद रखेंगे, मशरूम उत्पादन में ड्रामेटिकली बिहार बहुत ऊपर जा चुका और अभी 3rd नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कहा जाए, पहले नंबर पर, तो वो महाराष्ट्र है, उड़ीसा। पहले नंबर पर उड़ीसा है और दूसरे पर महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पर, 27वां प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता, आपको पता होगा खुदीराम बोस, उनको फांसी कब दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन है ए 11 अगस्त 1908, दूसरा है 11 अगस्त 1909, फिर 24 अगस्त 1908, 24 अगस्त 1909। सही उत्तर है इसका 11 अगस्त यानी ए 11 अगस्त 1908 में उनको फांसी दी गई। पता होगा इन पर जो केस चला था वो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेंसी केस चला था, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड चला था। ठीक है, इनके साथ में एक और व्यक्ति थे, कौन थे, प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, इन्होंने तो आत्महत्या कर ली। किस पर बम गिराया था इन्होंने, किंग्स फोर्ट पर जो मजिस्ट्रेट थे उन पर बम गिराया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी ने तो अपने आप को आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस 18 वर्ष का उम्र होगा था उनका। ठीक है, वो पकड़े गए, उन पर मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस चला। वैसे पूरी घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, और आंसर इसका ए, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 28th क्वेश्चन कि पहली बार बिहार में गांधी जी कब आए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1901, 1915, सी 1916 और डी 1917। तो याद रखेंगे 1917 में ही पहली बार गांधी जी बिहार आए थे। अगला प्रश्न आते हैं, बिहार विद्यापीठ के प्रथम अध्यक्ष कुलपति कौन थे। ठीक है, बिहार यानी हम लोगों का 29वां क्वेश्चन देखिए, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, मजरूल हक या ब्रजकिशोर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है मजरूल हक, वो क्या होगा, सही उत्तर है, ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन यानी 30वां क्वेश्चन, 1921 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन है कि ये स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक, ए है गया,
बी राजगीर, सी पटना एंड डी इज भागलपुर। तो उत्तर सही है इसका ए यानी गया। ठीक है, और याद रखेंगे इसके पहले अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। कौन थे? नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे नारायण प्रसाद थे इसके पहले अध्यक्ष। चलिए अगला आज हम लोग इतने क्वेश्चंस को देखें, अगली वीडियो में इससे आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। नमस्कार।